अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 8 यानी कि लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। और जो आज के हमारे टॉपिक्स यानी कि उन्वान जो होगा वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, इनको समझने से पहले, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनकम के हिसाब से, किसी मुल्क की इनकम की जो जनरेशन होती है उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है उनके फार्मूलाज़ का, वो ये हैं। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, कि पिछले लेक्चर में हमारा क्या टॉपिक था। हमने उस वक्त माइग्रेशन पॉपुलेशन प्रेशर पढ़ा था, जो हिजरत और आबादी का दबाव था। क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया जब दोनों इंडिपेंडेंट और फ्रीडम के मुकाम पर आए, जब आज़ादी मिली इनको, तो इनके दरमियान में जो सबसे अहम मुद्दा था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम उस वक्त प्रॉब्लम थी, मसला था, वो यही था कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन को जो प्रेशर आने वाला था, हिजरत और आबादी का दबाव। क्योंकि उस वक्त के हिसाब से कुछ मुफक्रीन लिखते हैं कि 1 करोड़ आबादी, कुछ लिखते हैं 5 करोड़ आबादी और कुछ लिखते हैं 7 करोड़ आबादी। लेकिन मिनिमम 1 करोड़ आबादी भी अगर आ रही है तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, जो एक आबादी थी जो एक तरफ से दूसरी तरफ आ रही थी। अब इनकी हिजरत के दौरान जो उस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, हमने उसको डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और कुछ चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर हमसे पूछें या शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास बोर्ड में सवाल आ सकता है या वैसे सवाल पूछा जाता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट को या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन करें, या इनको आप डिफ़ाइन करें, या इनके साथ जो फार्मूले जो जुड़े हुए हैं उनको आप डिस्कस करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आपको कैलकुलेशन ही मिलेगी। अगर आपने नोट करा हो कि पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो अंदरूनी बन रही है और हम उसी को अंदरूनी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये उसूलन इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे अहम होता है, जो जिसमें आमदनी टैक्स के थ्रू भी आती है सालाना, और गुड्स और सर्विसेज के तरफ भी। क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मजमूई है, एग्रीगेट है गुड्स और सर्विसेज का, जो एक मुल्क पर्टिकुलर ईयर में, एक पूरे ख़ास साल में, उस वक्त जितनी वो ख़ास प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और उससे जितनी आमदनी हो रही है, हम उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल इनकम एग्रीगेट यानी कि मजमूई मंडी या मार्केट के हिसाब से जो चीज़ गुड्स और सर्विसेज मुहैया कर रही है कोई भी मुल्क उस एक पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि एक साल के अंदर अंदर वो चीज़ें जो मुहैया करी और उससे जो हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, आमदनी अपनी जनरेट कर रहे हैं, वो कहलाती है क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे याद रखिएगा 6 महीने का नहीं है, 5 साल का नहीं है, ये 1 साल का है, ठीक है। तो 1 साल की मजमूई अशिया, खदमात, जो भी लेबर, जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो रहा है यहाँ पर, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कौम के लिए, वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें आप 2 चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि इनकम में एक टैक्स है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट भी टैक्स के थ्रू ही होती है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहमियत काम लाती है वो फिस्कल ईयर काम आता है। अब फिस्कल ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितनी भी हमारे पैसे कमाने की कदर होती है इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज के हिसाब से, जो मार्केट में तयन किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, वो कॉस्ट नहीं होती, इसमें प्राइस होती है, इसमें कीमत का तयन किया जाता है। अब कीमत उस वक्त होती है जब हम लोगों को उस चीज़ को मुहैया करने को, यानी कि उन चीज़ों को देने के हिसाब से आपके पास जो प्राइस कंट्रोल होता है उसको हम प्राइस में रखते हैं, नहीं कीमत में रखते हैं, लोगों के हिसाब से। कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, कमर्शियल के हिसाब से, जो उनका पैसा लग चुका है। तो यहाँ पे जो तयन किया जा रहा है वो प्राइस के तयन किया जा रहा है, हम क्योंकि लोगों का सोच रहे हैं और उस कमोडिटीज़ का सोच रहे हैं, उस अशियाओं के हिसाब से जो आपको फराहम की जा रही हैं। और जब वो मार्केट में फाइनली प्रोड्यूस करके मार्केट में उतारी जाती है तो लोग उस ऊपर क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम, इस्तेमाल या जो भी आप उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है हमारा, यानी कि वो हमारे बिल्कुल बराह रास्त खर्चे होते हैं जो कंज्यूमर से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। और यही रियल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, क्योंकि हमारे पास जितनी आमदनी आ रही होती है अपने कैपिटल गुड्स से, जो हम बना रहे हैं या जो हमारे पास आ रही चीज़ उसको बेच के, जो हुकूमत परचेज़ करती है और उसी पे अखराजात करती है, और फिर उनको वो लोगों के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज मुहैया करती है। अब जीएनपी ये सबसे अहम होता है किसी मुल्क के हिसाब से,
क्योंकि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाता, चेंजेस इतनी आराम से नहीं होती। और जनरल बिजनेस जो पूरे उस वक्त मुल्क के हिसाब से जो कंपनीज ने लोन्स लिए हुए होते हैं या जो गिफ्ट्स मिलने वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा डेट्स के नुमा में हमें शक्ल में मिलते हैं, वो सारे सही जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मुल्क के हिसाब से लोगों पे लगाने को पूरे साल में GNP कहा जाता है। अगर लोगों में वो चीज़ इनकम जनरेट नहीं हो रही और टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट उस चीज़ को वापस से अपने पास नहीं लेकर आ रही, तो GNP का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लाजमी करना पड़ता है। माशियत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि GNP होना लाजमी है। GNP नहीं होगा तो इसके बाद वाली जो चीज़ है वो नहीं हो पाएगी, वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होती है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इनकम का, बहुत ही आसान। जो ग्रॉस प्रोडक्ट्स होती है, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, जो ग्रॉस प्रोडक्ट्स होती है कैपिटल गुड्स की, उसको हम जब यूटिलाइज कर रहे होते हैं और फिर एक डिमांड दे रहे होते हैं और फिर उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहे होते हैं उसी साल के अंदर, और उस इस्तेमाल चीज़ की जो डेप्रिसिएट कॉस्ट होती है, यानी कि वो हर साल घट रही होती है, उसमें से निकाल कर जो पैसा हमारे पास बचता है हम उसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये ज़्यादातर कंपनीज़ कर रही होती हैं। अब क्यों? क्योंकि कंपनीज़ के पास मशीन्स होती हैं बेटा, गाड़ियों की भी एक मुद्दत होती है, हर दवाई की भी एक एक्सपायरी डेट, आपको समझ में आ रही है? तो एक्सपायरी डेट जो होती है वो मुद्दत है, वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो कितने साल में हमें निकालनी है और कितने साल में वो चल सकती है, वो सारी चीज़ें हम लोग कॉस्ट में रखते हैं। देखो मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं आपको प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो सारा रिलेट किससे है? कमर्शियल से है, इंडस्ट्रीज से है। और वो पूरी गुड्स और सर्विसेज जो आप आफ्टर द ईयर जो उस डेप्रिसिएट कॉस्ट में से निकालते हो और आपकी जो नेट मनी वैल्यू बनती है उस फाइनल गुड्स और सर्विसेज से पूरे साल के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है और कंपनीज जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी होती है वो पैसा यहीं से जनरेट कर रही होती है। अगर जनरेट ना करें और डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं निकालें वो अपनी, क्योंकि वो हर साल घट रही है, कितने साल में घटेगी, वापस से हमें वो चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़े, तो वो सारी चीज़ों का तयन इसके थ्रू हो रहा होता है। अब ये बात समझाना बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि हमारी नेशनल इनकम जो होती है उस बेस पे भी रखती है। देखो बेटा, हमने 5 लाख की एक गाड़ी ले ली और उसकी डेप्रिसिएट कॉस्ट हर महीने के हिसाब से 10,000 रुपये, तो वो कितने साल चल जाएगी? जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या 3.5 साल या मैक्सिमम 4 साल वो जो उसकी डेप्रिसिएट कॉस्ट होगी वो वहाँ पे यूटिलाइज हो रही होगी। अब जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, एक महंगा मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि सैमसंग का मोबाइल आपने लिया 1 लाख रुपए का, अब उसकी डेप्रिसिएट कॉस्ट जो है वो जो हर महीने उसकी कॉस्ट घट रही है 5,000 या 6,000, उसकी वो कॉस्ट वापस से कंपनी जो उसको वैल्यूएट कर रही है वो क्या कहलाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्योंकि उस कंपनी को वापस से मोबाइल भी तो उतारना पड़ता है ना। अब उसके एवज कोई दूसरा मोबाइल उतरेगा, क्योंकि वही मोबाइल उतार देंगे तो कोई लेगा नहीं, हरी बस में तो कोई लेगा नहीं, तो उससे थोड़ा मुख्तलिफ वो उतारते हैं। तो इसी तरह हर साल एक नया मोबाइल आपको मिल रहा होता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अपनी डेप्रिसिएट कॉस्ट को रखते हुए मदद रखते हुए काम कर रहे होते हैं और उस कंट्रीज़ के हिसाब से काम करते हैं जितना उनको पैसा जनरेट हो सके। अब कैपिटल गुड्स में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो आती है वो 3 चीज़ें हैं, अगर आपको पता हो। एक है लैंड, एक आपकी लैंड तो लाजमी है क्योंकि लैंड नहीं होगी तो आप कंपनी निकाल नहीं सकते, और दूसरा कैपिटल है, और तीसरा सबसे अहम चीज़ ह्यूमन कॉस्ट। अब ह्यूमन कॉस्ट भी एक आ गई है, वो एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आपकी डेप्रिसिएट कॉस्ट डिक्रीज वैल्यू के हिसाब से जो फिक्स कैपिटल होता है, जो लैंड हम जिसको कहते हैं, जितना हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो वो उसकी भी एक मुद्दत होती है। जैसे एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो हम लैंड के ऊपर अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमारे पास जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो 25 साल तक होती है। अब ये तय हो चुका है कि 25 साल तक तो चलेगी, तो 25 साल जो है वो क्या आपकी डेप्रिसिएट कॉस्ट है, उसमें से आपको वो सारा निकालना है, फिर उस ज़मीन पर वो लगाना है, फिर उसको वापस से फर्टाइल करना है। ये सारी चीज़ें आपसे है, यानी कि मुल्क से कौन जनरेट कर रहा होता है, कंपनीज जनरेट कर रही होती है। अब कंपनीज ऐसी बात है वो ग्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से जो गवर्नमेंट होती है उतना ही वो टैक्स उनके ऊपर चार्ज कर रही होती है। अगर वो ना करे तो आपके मुल्क से सारी कंपनीज भाग जाएंगी। एक सिंपल सी बात, आप उनको अगर ज़्यादा टैक्स लगा दोगे, उन पर ज़्यादा भारीपन लगा दोगे, तो वो अपने कॉस्ट को कैसे पूरा रिकवर करेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के हर चीज़ का तयन या प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप मनसूबबंदी से नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। अच्छा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप समझ गए होगे, ये अब इंटरनेशनली है। हम यहाँ बना के जो फ़ॉरन यानी कि बाहर जो हम बेचते हैं और जो उससे हमें एक्सचेंज मिलता है पूरे साल में, जो एक्सपेंडिचर, जो अखराजात जो हमारे जो लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, GDP, सिंपल तरीके से।
और अगर देखा जाए तो वो टोटल गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग बनाते हैं एक कोई भी मुल्क पूरे साल में विद इन द कंट्री बनाते हैं और फिर उसको बाहर भेज देते हैं। अब बाहर बेचने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो इनलैंड के तौर पर हम लोग के पास पैसा आता है। अब वो पैसा जो जनरेट हो रहा है वो किस पे लगाएंगे, आवाम पे लगता है वो नहीं पता, क्योंकि हमारे तो कर्जे इतने हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम लोग बना क्या रहे हैं, बेच क्या रहे हैं, कौन सी चीज़ आ रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। अब तो हमारे पास कोई रिपोर्ट्स भी नहीं आती जब तक कि उसको डिक्लेयर ना कर दिया जाए, जब तक कोई पब्लिक रिपोर्ट ना बन जाए। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हो गई, कितनी प्रोडक्ट्स निकली, कितना पैसा आया, कितना पैसा लगाया, कुछ नहीं पता होता। वो हम लोग खुद अब ज़बरदस्ती ले लें चीज़ों को तो वो अलग बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत इस चीज़ को पब्लिसाइज कर रही है कि लोगों को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होगा ना बेटा, देखो हमें अगर पता नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, हमें नहीं पता होता। हम मार्केट में जब कदम रखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये भी मार्केट में आई हुई है, अच्छा ये भी मार्केट में आई हुई हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो उसकी कोई लिस्ट नहीं होती। कभी आपने देखा प्राइस कंट्रोल की आपको लिस्ट मिल जाए मार्केट में? ये एक सबसे बड़ा फुकदान होता है। किसी भी मुल्क की कीमत यानी कि प्राइस और कॉस्ट का तयन पता ही नहीं चल रहा होता, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है, तो कोशिश है कि अब इसको ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि वो क्या चीज़ बोरोव कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर नोट करा हो कि गुड जो प्रोड्यूस कर रहा है पूरे साल में और जो एक्सपोर्टेड कर रहा है कंट्रीज़ को थ्रू कंट्रीज़, अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है कॉटन, कपड़ा। उसमें कपड़ा सबसे ज़्यादा हम लोग बाहर बेचते हैं, तो जो बाहर जो निकलता है जो उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं और फिर डिफरेंट कैपेसिटीज इंस्टीट्यूट्स में वो पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से हम लोग अपनी क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। अब जब इनकम जनरेट होती है तो वो किसके एवज होती है, सर्विसेज के थ्रू, ठीक है ना। वो हम लोग खिदमत कर रहे हैं, अपनी खिदमत गुजारी कर रहे हैं, हम अपनी स्किल्स से अपनी चीज़ों से उन चीज़ों को बेच रहे हैं, उन चीज़ों को बना रहे हैं, फिर उन चीज़ों को आगे बेचते हैं, तकसीम कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो मार्केट वैल्यू को फिर इंक्रीज़ करती है किसी मुल्क को, क्योंकि फिर दूसरों को पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है और ये चीज़ बेच रहे हैं, तो फिर वहाँ पे लोग क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे वो, क्योंकि डिमांड है अभी लोगों की। और जब डिमांड बन रही है तो आपकी क्या ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। और जहाँ इनकम जनरेट हो रही है तो वहाँ पर कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि वो उनके हाथ से वो क्या निकल जाए, इनकम निकल जाए, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो अगेन देखो ये फॉर्मूला है GDP = GNP माइनस नेट इनकम जो हमने रिसीव हो रही है दूसरी कंट्रीज से, ठीक है ना। तो ये हम लोग को करना पड़ता है बेटा, पूरे साल में हमने कितना पैसा कमाया, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, वो किसके थ्रू में पता चलता है, GDP के थ्रू पता चलता है। क्योंकि अगर हम लोग इन चीज़ों को नहीं लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स में और हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कितना पैसा लगाया, कहाँ लगाया, कितनी हमने प्राइस रखी हुई है, कितना हमने कॉस्ट रखा हुआ है, तो लोग फिर यहाँ पे इंतशार में आ जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, फिर पैसों का पता नहीं चलेगा। लाख रुपये भी खर्च कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए पैसे। और हम लोग इस तरह खुद भी बोलते हैं, आजकल हम लोग खुद भी बोलते हैं, हम लोग तो ये भी कहते हैं कि 1000 रुपये बच्चों को दे दिया, लेके निकला, पता नहीं चला कहाँ गया। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जहाँ हम लोग बोलते हैं ना कि प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी, तो हमारे पैसे इसी तरह उड़ते चले जाएंगे और फिर हम लोग क्या लेते चले जाएंगे, डेट्स, कर्जे। और कर्जे क्यों ले रहे हैं, इसमें दो चीज़ों का एक आता है, एक है करप्शन, क्योंकि आपके पास करप्शन बहुत है, और दूसरा आपकी कंजम्पशन बहुत है। आप एक के पीछे नहीं 3 चीज़ें लेते हो। अगर फ़र्ज़ कर लो कि आपके पास एक मोबाइल से काम निकलता है तो आप 5 मोबाइल रखते हो, पता ही नहीं चलता आपकी कॉस्ट कितनी निकल गई। हरी बात सही में। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे को हर चीज़ का प्लानिंग करने पे मदद देती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में आ गई है तो वो शेयर करें, कमेंट करें। उन बच्चों, उन लोगों तक ये इल्म पहुँचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।